अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। कल पिताजी को स्वर्ग सिधारे 1 महीना हो जाएगा, क्यों ना हम गांव चलें? रागिनी ने कहा। तो दाढ़ी बनाता पवन अचानक चौंक गया और अपने गाल पर कट लगा बैठा। उसकी हैरानी तब ज़्यादा बढ़ गई जब रागिनी ने कहा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है माँ जी की। पता नहीं बेचारी अकेली वहाँ कैसी रहती होंगी। आखिर इस उम्र में निर्वाह करना आसान थोड़े ही ना है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पवन उसे देखता रह गया और बोला, यह अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? मेरा मतलब कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरी माँ की इतनी फिक्र कब से होने लगी तुम्हें? वैसे तो वह फूटी आँख नहीं सुहाती तुम्हें। अजी पहले और आज में बहुत फ़र्क है। पहले तो माँ बाबूजी के साथ रहती थी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो बाबूजी भी नहीं हैं उनका ख्याल रखने के लिए। बुढ़ापे में कोई बीमारी या मुसीबत बढ़ जाए तो वहाँ कौन संभालेगा? आपको तो पता ही है कि हमारे रिश्तेदार और गांव के लोग क्या क्या बातें बनाएंगे हमारे बारे में, कि मैं अपनी बेचारी बूढ़ी सास का इस अवस्था में भी ख्याल नहीं रख सकती। ना बाबा ना, ऐसी बातें तो मैं नहीं सुन सकती। आप जल्दी से जाकर माँ जी को ले आइए। यह कहकर रागिनी तो वहाँ से चली गई, लेकिन पवन अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। वह सोचने लगा कि अभी अभी जो औरत यहाँ पर खड़ी थी वह मेरी पत्नी रागिनी ही थी ना, या उसकी शक्ल में कोई दूसरी औरत? क्योंकि मेरी पत्नी तो ऐसी बातें कभी सपने में भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकती थी। मेरी माँ के लिए इतनी चिंता। परंतु फिर यही सोचकर कि समय के साथ उसकी पत्नी में कितना परिवर्तन आ गया है, जो बात उसने कही उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? और अब पिताजी तो आपके साथ हैं नहीं, तो आप कितने दिन अकेली रहेंगी? और नौकरों के भरोसे कब तक रहा जा सकता है? क्यों ना आप हमारे साथ यहीं आकर रहें। अपने बेटे की बात सुनकर कौशल्या जी बोली, बेटा पवन, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा, परंतु यह बात भी तो किसी से छिपी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी रागिनी का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन तो मुझे मिलती ही है और इस उम्र में मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं रहने दो। माँ के मुंह से पेंशन की बात सुनकर पवन का दिमाग ठनका और सोचने लगा कि कहीं रागिनी माँ को मिलने वाली पेंशन के पैसों के लालच में तो उसकी माँ को अपने पास नहीं बुला रही है। नहीं, सोनिया इतनी बुरी नहीं हो सकती। अपने मन को समझाते हुए पवन अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आपके अकेलेपन में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक सवाल है आपकी बहू का, तो यह आपकी बहू की ही सोच है कि हमें अब आपका ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। बेटे की बात सुनकर कौशल्या जी बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा तो। इससे ज़्यादा एक बूढ़ी माँ क्या मांगती है? फिर पवन बोला, माँ, तो अब यह तय हो गया है कि आप हमारे साथ रहेंगी। आखिर आपको भी तो अपने पोता पोती के साथ समय बिताने का, लाड लड़ाने का मौका मिलना चाहिए। फिर उन्हें भी तो आपकी ज़रूरत है। दादा दादी ही तो पोता पोती को संस्कार दिया करते हैं। उस समय रागिनी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और पवन से फ़ोन लेते हुए बोली, माँ जी, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप खुद ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए भी माँ को नौकरों के भरोसे छोड़ रखा है। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। इस समय में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? रागिनी की शहद में डूबी बातें सुनकर कौशल्या जी के मन को तसल्ली हुई और उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। कौशल्या जी से फ़ोन पर बात करने के अगले दिन ही पवन और रागिनी उनके गांव पहुंच गए और कौशल्या जी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। जो भी कीमती सामान था सब संभालकर रागिनी अपने पति से कहने लगी, माँ बाबूजी के जितने भी ज़रूरी कागजात होंगे वह सब साथ ले चलना। मैं तो कहती हूँ कि इस मकान को भी किराए पर चढ़ा देते हैं ताकि साफ़ सफाई भी होती रहेगी और महीने की एक निश्चित कमाई भी आती रहेगी।
रागिनी की बात सुनकर पवन ने कहा, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, केवल माँ ही तय करेगी कि उन्हें घर का क्या करना है। आखिर यह घर उनका है। मैं चाहता हूँ कि उनका बुढ़ापा सुख में बीते और पूरे सम्मान के साथ। रागिनी की बात पर कौशल्या जी ने भी सहमति जताई और मकान को किराए पर दे दिया गया। मकान बड़ा था, इसलिए किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। आखिरकार कौशल्या जी, पवन और रागिनी के साथ शहर में उनके घर आ गई। कौशल्या जी का जीवन एकदम से बदल गया। उन्हें लगा कि जैसे पति के साथ उनके 40 साल की जमी जमाई गृहस्थी भी छूट गई और अपना घर भी। गांव में तो पड़ोस और सहेलियां भी हर सुख दुख में साथ देते रहते थे, परंतु यहाँ महानगर में उन्हें एक अधूरापन लगता था। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे और पोता पोती का साथ पाकर भी खुश थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। कौशल्या जी की खूब सेवा होती थी। उनका पोता चीकू भी दादी दादी करते नहीं थकता था। अपनी दादी का साथ पाकर चीकू भी बहुत खुश रहने लगा था और कौशल्या जी 2 साल की एक नन्ही पोती को भी संभाल लिया करती थी। कौशल्या जी ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था और हर काम में बहू की मदद भी कर दिया करती थी। उधर धीरे धीरे रागिनी ने अपने घर के कामों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। अक्सर रागिनी टीवी देखती रहती या सर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करने लगती और दिन भर खाना बनाने में से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम कौशल्या जी को ही करना पड़ता। ऊपर से कोई ना कोई फरमाइश भी कर देती कि माँ जी, आपके हाथ का शाही पनीर बहुत अच्छा बनता है, आज बहुत मन कर रहा है, क्या आप बना देंगी? कौशल्या जी इस काम में भी कोई आलस नहीं करती थी। इस बात से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन जब काम वाली बाई के ना आने के कारण कौशल्या जी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी तो रागिनी अपने फ़ोन में मस्त थी। साफ सफाई करते करते कौशल्या जी ने देखा कि नन्ही गुड़िया अचानक फर्श पर फिसलकर गिर गई और रोने लगी। कौशल्या जी दौड़ी दौड़ी आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह देखते ही रागिनी ने फ़ोन काटते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ जी, आपने बिना हाथ धोए गुड़िया को कैसे छू लिया? आपको पता है ना, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। इतना कह के उसने अपनी गुड़िया को उठाया और कमरे में ले गई। कौशल्या जी हैरानी से अपनी बहू को देखती ही रह गई। उस दिन के बाद बहू ने कभी अपनी नन्ही गुड़िया को दादी के पास तक नहीं आने दिया। आए दिन रागिनी उनके काम में कोई ना कोई कमी निकालने लगती। यही बातें कौशल्या जी को अंदर ही अंदर खाने लगी थी। पवन को कभी कभी मन ही मन महसूस होता कि उनके घर आने के बाद उनकी माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि माँ की उम्र हो गई है, इसलिए उनसे ज़्यादा काम मत करवाया करो, अब उनके आराम करने के दिन हैं। इस पर रागिनी बोली, माँ जी को इस उम्र में और क्या काम है, पूरे दिन तो खाली बैठी रहती है। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते रहेंगे तो उनके लिए ही अच्छा है, और फिर मैं कौन सा पूरा पहाड़ तोड़ने के लिए कह देती हूँ, घर पर थोड़ा बहुत काम ही तो करती हैं। उसकी यह बात सुनकर पवन चुप रह गया। कौशल्या जी ने बेटा बहू की यह बातें सुन ली थी, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती थी। वह दोनों के बीच कलह का कारण नहीं बनना चाहती थी। एक दिन जब पवन अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कौशल्या जी ने उसे अपनी दवाइयों का पर्चा पकड़ाते हुए कहा, बेटा मेरी कुछ दवाइयाँ हैं, रात को लेते आना। पवन हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उस समय तो उनकी बहू रागिनी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन पति के जाने के बाद वह अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी, अर्थात अपनी सासू माँ से कहने लगी, बात कहूँ, आपके आने के बाद हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन आपके बेटे की तनख्वाह तो उतनी ही है ना, इस मकान की किश्त भी जाती है, तो क्यों ना आप गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन हमें दे दिया करें, ताकि हम इस मकान की किश्त चुका सकें। बहू की बातें सुनकर कौशल्या जी मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी। अपनी बहू को इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बहू का व्यवहार में परिवर्तन हो गया है और वह मुझे बुढ़ापे में इज्जत भरी जिंदगी देकर मेरी सेवा करेगी। परंतु फिर उनके मन में ख्याल आया कि यदि बेटे को पैसे की ज़रूरत है तो देने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए उन्होंने मकान का किराया और पेंशन देने के लिए हाँ कर दी। एक दिन कौशल्या जी घर की बालकनी में बैठी हुई थी। बालकनी के सामने पार्क दिखता था।
कई बार सोचती थी कि थोड़ी देर के लिए टहल कर आओ, परंतु घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, इसलिए नहीं जा पाती थी। परंतु आज बहू की तीखी बातों से उनका हृदय छलनी होता जा रहा था, इसलिए बिना काम की परवाह किए वह शाम के समय पार्क में टहलने चली गई और शाम को 7 बजे के करीब घर वापस आई। आकर देखा बहू किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और फ़ोन में इतनी व्यस्त थी कि उसे किसी के आने की आहट भी सुनाई नहीं दी। उसी समय कौशल्या जी के कानों में बहू की आवाज़ पड़ी। बहू हंसते हुए अपनी माँ को फ़ोन पर कह रही थी, अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, आपका आइडिया तो काम कर गया। अब तो घर का सारा काम मेरी सास ने ही संभाल रखा है। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, यहाँ तक कि कपड़े धोने का काम भी मेरी सास ही कर देती है। अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता और किराया और बाबूजी की पेंशन भी अब मेरे हाथों में आने लगी है। आपकी बेटी की तो अब ऐसी ऐश है। बहू की बातें सुनकर कौशल्या जी हैरान रह गई। वे अंदर तक टूट चुकी थी। आज उन्हें अपना घर छोड़कर शहर में आने का पछतावा हो रहा था। एक दिल तो किया कि वापस अपने गांव वाले मकान में चली जाऊं, परंतु मकान तो किराए पर चढ़ चुका था, जिसका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उदास होकर कौशल्या जी सोचने लगी कि क्या मेरा इस घर में यही महत्व था? क्या बुढ़ापे में मेरी जिंदगी का केवल इतना ही वजूद है? क्या मेरी हैसियत बस एक काम वाली बाई जितनी है? अब तक मैं केवल बहू की सहायता के लिए ही घर का काम कर दिया करती थी, लेकिन वह मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कौशल्या जी का मन उदास रहने लगा। भले ही उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन जीवन के प्रति उनके मन में उमंग थी, परंतु केवल बहू को तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्होंने स्वयं को घर तक सीमित कर लिया था। लेकिन आज उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करेंगी। अब कौशल्या जी रोजाना पार्क जाने लगी और काफ़ी लोगों से जान पहचान भी हो चुकी थी। एक दिन पार्क में ही उन्हें पड़ोस में रहने वाली सीमा मिली। मिलनसार स्वभाव की कौशल्या जी तुरंत ही उससे घुल मिल गई। बातों ही बातों में सीमा ने बताया कि उसकी सास की मृत्यु 1 महीने पहले ही हुई थी। उसके बच्चे अभी छोटे थे, आसपास कोई डे केयर भी नहीं था, इसलिए उन्हें कहीं छोड़ने का हिसाब नहीं बन पा रहा था, जिस कारण वह 1 महीने से नौकरी पर नहीं जा पा रही थी। इन सब के कारण सीमा काफ़ी परेशान थी। उसकी बात सुनकर कौशल्या जी ने कहा, बेटा, अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल सकती हूँ। सीमा ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? आप कौन हैं? तभी कौशल्या जी के मुंह से एकदम निकला, मैं कौशल्या हूँ, मेरे पति। फिर एकदम ध्यान आया और कहने लगी, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं रागिनी की सास हूँ। मेरा बेटा पवन एक कंपनी में काम करता है। कौशल्या जी से बात करके तो जैसे सीमा की मुराद ही पूरी हो गई। कौशल्या जी अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी और लोगों से मिलजुल कर उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने यह काम करने का मन बना लिया। अगले दिन ही सीमा अपने बच्चों को कौशल्या जी के पास छोड़कर नौकरी पर चली गई। कौशल्या जी जब बच्चों को अंदर लेकर आई तो रागिनी यह सब देखकर हैरान रह गई और उन बच्चों के बारे में पूछने लगी। तो कौशल्या जी ने कहा, बहू, यहीं पड़ोस में सीमा रहती है, यह दोनों उसके बच्चे हैं। दरअसल उसके घर में बच्चे संभालने के लिए कोई नहीं है, जिस कारण वह नौकरी पर नहीं जा सकती थी और मेरा भी दिन भर मन नहीं लगता था, मैं बोर हो जाती थी। इसलिए सोचा कि मैं इन दोनों बच्चों को संभाल लेती हूँ, मेरा समय भी अच्छे से बीत जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर रागिनी भड़क उठी। माँ जी, आप बिना मुझसे पूछे मेरे घर में यह सब कैसे कर सकती हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं है जहां आप मेला लगा कर रखेंगी। जहां से लाई है वहीं छोड़ आइए इन बच्चों को। लेकिन बहू, बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं लगा। लेकिन आज जब पता चला कि आसपास कोई डे केयर नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यह काम शुरू करूं। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूं। कौशल्या जी की बात सुनकर हंसी उड़ाते हुए बोली, माँ जी, आपकी उम्र कितनी बची है? आपको पहचान बनाने के लिए बुढ़ापे में यह सब हरकतें शोभा देती हैं? आप लोगों के बच्चों की देखभाल कर रही हैं,
यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमसे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर कौशल्या जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कल से इन बच्चों को नहीं लाऊंगी, लेकिन यह बच्चे आज तो यहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, मैं इन्हें 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी के अभी इन्हें ले जाइए। बहू की बातें सुनकर कौशल्या जी उन बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। बच्चे पार्क में खेलते रहे। दोपहर को जब सीमा घर वापस आई तो कौशल्या जी ने उन बच्चों को उनके घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर अपनी बहू की बातें सोच सोच कर कौशल्या जी की आंखों से आंसू बह निकले और अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए अपने पति की तस्वीर से ही बातें करने लगी। क्या इस उम्र में मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? बुढ़ापा आ गया है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपनी मृत्यु का इंतज़ार करूं। ऐसा कहते हुए वह अपने पति की तस्वीर को निहारने लगी। अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनके पति उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। इस समय एक उमंग उनके मन में जागी और उन्होंने ठान लिया कि अब तो वह यहीं रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगी और अपनी बहू को दिखा देंगी कि उम्र ज़्यादा होने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। रात को जब कौशल्या जी का बेटा पवन ऑफिस से लौटा तो कौशल्या जी ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। उसे अपनी माँ की इच्छा जानकर बहुत खुशी हुई। अपनी माँ की बात को पवन ने तुरंत स्वीकृति दे दी। तभी रागिनी बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस उम्र में माँ को काम की शुरुआत करने की क्या सूझी है। अगर करना ही है तो घर पर बैठकर घर का काम करे। अपनी पत्नी को जवाब देते हुए पवन ने कहा, नहीं, माँ की जो इच्छा है वह करेंगी। माँ, मैं कल ही आपके लिए एक जगह का इंतज़ाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर पवन चला गया और अपनी बहू रागिनी को गुस्से में देखकर कौशल्या जी बोली, बहू, किसी के घर की नौकरानी बनने से अच्छा है कि जिस काम को करने की मेरी इच्छा हो मैं वह काम करूं। बूढ़े होने का मतलब यह कतई नहीं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी के साथ वह किया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी कैसे चलेगी वह मैं तय करूंगी, तुम नहीं। इतना कहकर कौशल्या जी पार्क में चली गई। अपनी सासू माँ के मुंह से यह बातें सुनकर रागिनी हैरान खड़ी रह गई। अगले ही दिन सामने वाले फ्लैट के नीचे का कमरा पवन ने किराए पर ले लिया और कौशल्या जी रोज सुबह तैयार होकर वहीं चली जाती थी। सीमा अपने बच्चों को कौशल्या जी के पास इस कमरे में छोड़ जाती, जहां सीमा भी निश्चिंत होकर नौकरी पर जाने लगी। वहीं बच्चे भी कौशल्या जी के साथ बहुत खुश रहते थे। सीमा के बच्चों को देखकर समिति के अन्य माता पिता भी कौशल्या जी को कहने लगे कि आप हमारे बच्चों को भी अपने पास रख लें। इस तरह 8-10 बच्चे और आने लग गए। कौशल्या जी ने अपनी सहायता के लिए 2 नैनी भी रख ली थी, जो भाग दौड़ का काम संभाल लेती थी, साफ सफाई भी कर देती थी और बच्चों का खाना भी गर्म कर देती थी। देखते ही देखते कौशल्या जी का काम इतना बढ़ गया कि उनके साथ वाला एक और कमरा भी उन्होंने किराए पर ले लिया। एक दिन एक नैनी ने उन्हें बताया कि इस समिति के एक घर में रहने वाली उनकी ही उम्र की एक औरत अपने घर में बहुत दुखी है। उसकी बहू उसे बहुत तंग करती है। उन्होंने नैनी से कहकर उस औरत, जिसका नाम विमला था, उसे अपने पास बुलवाया। उनसे उनका सब दुख सुनकर कौशल्या जी बोली, यदि आप चाहें तो मेरे पास यहाँ आकर रह सकती हैं। आपने बताया कि आपको सिलाई मशीन का काम बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे पास घर पर कपड़े सिलने वाली एक मशीन फालतू में ही जगह घेर रही है। क्यों ना हम उस मशीन से गरीब लड़कियों को कपड़े सिलने का काम सिखाने का काम शुरू कर दें, जिसकी फ़ीस हम बिल्कुल कम रखेंगे। इस तरह वह भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी और हमें भी जीवन जीने का एक मकसद मिल जाएगा। बेशक हमारा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, परंतु इस तरह यदि हमारा बुढ़ापा कुछ करते हुए गुजरेगा तो 2 पैसे भी आ जाएंगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। विमला जी को बात जच गई। अगले ही दिन वह कौशल्या जी के पास आने लगी और कुछ घंटे वहीं रहकर काम करती। कौशल्या जी के साथ काम करते हुए विमला जी को भी अच्छा लग रहा था। वे दोनों सहेलियां एक दूसरे का साथ पाकर खुश रहने लगी थी।
विमला जी, जो घर के झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर बीमार रहने लगी थी, अब कुछ ही दिनों में बहुत तंदुरुस्त दिखने लगी थी। धीरे धीरे करके कौशल्या जी के साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ गई, जिस कारण वह जगह अब छोटी पड़ने लगी थी। कौशल्या जी के कहने पर पवन ने समिति के बाहर ही एक बड़ा सा मकान किराए पर दिलवा दिया। अब उन सब महिलाओं को इतनी आय हो जाती थी कि आराम से उस मकान का किराया निकल सके। कौशल्या जी के पास काम करने वाली सभी महिलाएं बहुत खुश थी कि उन्हें टाइम पास करने के लिए एक अच्छी जगह भी मिल गई और कुछ आमदनी भी शुरू हो गई। अब उन्हें अपने खर्चों के लिए बेटे बहू का मुंह नहीं ताकना पड़ता था। वह सब आपस में हंसती बोलती, अपना सुख दुख बांटती और समाज के लिए भी योगदान करती। दरअसल उन बूढ़ी महिलाओं को भी कोई चाहिए था जिससे वह अपनी बात कह सके, जो उनका हालचाल पूछ सके। वह सब उन्हें यहाँ मिल गया। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या 15 हो गई। कौशल्या जी सबको कुछ न कुछ काम करने की प्रेरणा देती रहती। कोई अचार मुरब्बा बनाना सीख रही थी तो कोई सिलाई करना, तो अन्य महिलाएं कौशल्या जी के साथ बच्चों को संभालती थी। वे सभी संपूर्ण महिलाएं पूरे इलाके में जानी जाने लगी। धीरे धीरे करके उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि पूरे शहर के लोग उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन रागिनी किसी काम से कौशल्या जी के केंद्र पर गई तो वहाँ उसे सीमा मिली, जो अपने बच्चों को लेने के लिए आई हुई थी। सीमा ने पूछा, अरे आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? तब रागिनी बोली, मैं इस केंद्र की संचालक कौशल्या जी की बहू हूँ। सीमा के दिमाग में अचानक 8 महीने पहले पार्क में कौशल्या जी से हुई बात कौंध गई, जब कौशल्या जी ने कहा था कि मैं रागिनी की सास हूँ, जिनका अपना परिचय इस शहर में केवल इतना ही था। लेकिन 8 महीने में ही वह परिचय बदल गया था। आज उनकी बहू को अपने परिचय के लिए कौशल्या जी के नाम की आवश्यकता थी। आज कौशल्या जी ने साबित कर दिया था कि उम्र तो केवल एक संख्या है, और यदि जीवन को नई दिशा देने का जज्बा मन ही में हो तो सारी अड़चनें छोटी पड़ जाती हैं। और यदि आज की युवा पीढ़ी कौशल्या जी के बेटे पवन की तरह अपने बुजुर्गों का साथ दे तो वह भी प्रेरणा की नई मिसाल कायम कर सकती है। इस एक छोटे से काम से हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।